मैं फॉरेन फंडिंग पे जो बात करना चाहती हूँ, इसके कई स्वरूप बदले हैं और मैं इस कहानी की शुरुआत अपने ही अनुभवों से करूँगी, क्योंकि शायद आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू who started getting active politically or in public life from a very early age. करीब 17 साल की 18 साल की उम्र से मैं पब्लिक कॉजेज़ में रही हूँ और इसलिए ये जो नई फसलें आती रही हैं सोशल एक्टिविस्ट की, एनजीओज़ की, सब मेरे देखे पहचाने हैं, सब बाद में आए हैं। जो मुझसे बड़े भी थे उम्र में, वो भी बाद में एक्टिव हुए। तो इन सब का बदलता स्वरूप जो मैंने देखा, मैं उसकी कहानी मैं बताना चाहूँगी। फॉरेन फंडिंग का एहसास या इसका मतलब क्या है? पहले हमारे, जब मैं स्टूडेंट थी बचपन में, तो एक ही मालूम था मतलब, क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी के काल तक बहुत प्रो सोवियत रहा। तो प्रो सोवियत का मतलब यही था कि राइटर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, एकेडमिक्स को, जर्नलिस्ट को, एडिटर्स को, सबको अगर कहीं से पैसे आते थे तो सोवियत यूनियन से। हमारे बहुत से बिजनेसमैन भी ऐसे ही बड़े हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के केडर थे, नेता थे और सोवियत ट्रेड के साथ बड़े बड़े धन्ना सेठ बन गए। और बहुत से जाने माने एडिटर्स जैसे निखिल चक्रवर्ती, डॉइन ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, सबको मालूम है उनकी मेन स्ट्रीम अखबार सोवियट्स ने लगा के दी थी उनको और पैसा वहीं से आता था। तो एक ही किस्म का अलाउड था और ये भी था कि जो भी व्यक्ति उस वक्त इंदिरा गांधी या कम्युनिस्ट पार्टी का थोड़ा भी विरोध करता था तो तुरंत एक थप्पा लगता था उसके मुंह पे, वो था सीआईए एजेंट। तो इंदिरा गांधी का विरोध मतलब सीआईए एजेंट, और देश के विरोध की बात है, उन दिनों बहुत हुआ चलता था सीआईए एजेंट। तो एक मायने में ये फॉरेन फंडिंग से शायद मेरे दिमाग में जो हुआ बचपन से, क्योंकि सुनते थे थ्रू र्यूमर नेटवर्क्स, अखबारों में तो कम ही आता था कि वो फलां फलां सीआईए एजेंट है, फलां फलां वो, तो भाई किसी के पैसे मत छुओ, तो कम से कम उससे काफ़ी हद तक आप बच सकते हो। मुझे लगता है ये अनकॉन्शियसली मैंने ये क्या होगा। परंतु जब मानुषी की शुरुआत हुई, आई वॉज अ यंग लेक्चरर इन माई 20s जब मैंने मानुषी का गठन किया एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एज अ जर्नल। तो मानुषी वॉज द प्रोडक्ट ऑफ पोस्ट इमरजेंसी फर्मेंट। 78 में हमने इसका काम शुरू करना किया, यानी इसकी स्थापना की तैयारी 78 में हमने शुरू की। कुछ एक फेलो लेक्चरर्स थे उनके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और तब तक आते आते ये जो पोस्ट इमरजेंसी फर्मेंट की, मुझे लगता है मैं आई डोंट थिंक आई एम एग्जैजरेटिंग व्हेन आई एम सेइंग दैट मानुषी वाज वन ऑफ द फोरमोस्ट वॉइसेस दैट केम आउट ऑफ दैट फर्मेंट। क्योंकि उस वक्त जिस तरह इंदिरा गांधी ने प्रेस सेंसरशिप की और लोगों को अंधाधुंध जेल में ठूंसा, और वो बड़ी टॉलरेंस वाली डेकेड जो थी जब कितने लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को जेल में भर दिया गया, तो सारे समाज में एक लहर तो उठी थी। वो थी कि हमारे डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, वी कांट टेक देम फॉर ग्रांटेड, और हमको इनके प्रति विजिलेंट होके लड़ना होगा। और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत आसानी से घुटने टेक दिए थे, ये फेमस कहावत है उन दिनों की कि इंदिरा गांधी ने सिर्फ झुकने को कहा और लोगों ने क्रॉल करना शुरू कर दिया। इतनी आसानी से मीडिया उसके गिरफ्त में आ गया और स्लेव बन गया उसका। तो उस माहौल में से मानुषी एक वॉइस निकली जो कि हमारे डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को, विमेंस राइट्स को, मार्जिनलाइज ग्रुप्स के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स, विमेंस राइट्स, इन सब सवालों को लेके, परंतु अपने समाज के कल्चर, एक मानुषिक विशिष्टता ये थी कि जो लेफ्टिस्ट कल्चर होता है कि हिंदुस्तान के कल्चर को, यहाँ की भाषाओं को, यहाँ की सब चीज़ को नकार के आप प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, ये बीमारी मुझको कभी भी नहीं थी। तो उस दिशा से मानुषी थोड़ी अलग रही
हालांकि हमें ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट्स बिरादरी का ही माना जाता था और काफ़ी प्रमुख भूमिका उसमें मानी जाती थी मानुषी की। तो जब हमने मानुषी शुरू की तब फॉरेन फंडिंग यानी वेस्टर्न फंडिंग एजेंसी, सोवियत यूनियन नीचे जा रहा था उसका प्रभाव, और वेस्टर्न फंडिंग एजेंसीज का प्रभाव शुरू हो गया था। परंतु कोई बड़े नाम 2-3 ही सुनने को आते थे जो वेस्टर्न फंडिंग एजेंसी से प्रभावित होकर या उनका आश्रय लेके काम करते हैं, जैसे सेवा ईला भट्ट द्वारा संस्थापित अहमदाबाद में जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन शुरू की गई, बहुत नाम था। मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहला शायद उन्हीं को मिला था। एक ये नाम आता था, बड़ा नाम, और दूसरा बंकर रॉय और अरुणा रॉय का तिलोनिया स्थित SWRC। ये 2-3 बस बड़े नाम सुनने में आते थे। बाकी ये बीमारी तब तक लगी नहीं थी पर शुरू हो गई थी। तो मानुषी ने जब हमने पहला ही अंक निकाला, हालांकि कोई धन की कोई व्यवस्था थी नहीं, मैं एक टीचर सी लेक्चरर थी, शुरुआत की सैलरी 750 रुपये थी। ऐसे ही हम 2-3 लेक्चरर्स थे जो कोर ग्रुप में थे और अपनी ही जेब से निकाल के 800-900 रुपया इकट्ठा करके हमने उसका प्रपोजल छापा, उसको क्या हम क्या करना चाहते हैं लोगों को भेज दिया और कहा हमें मदद कीजिए। सैकड़ों लोगों ने जवाब दिया कि हम ज़रूर करेंगे, हम सब्सक्रिप्शंस इनरोल करेंगे, सब्सक्राइबर्स इनरोल करेंगे, और पहले इशू के लिए करीब 12,000 रुपया इकट्ठा एडवांस सब्सक्रिप्शन से आया। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कोई धन नहीं था, कोई कॉर्पस नहीं था, कोई पीछे बड़ी ताकत नहीं थी। वी वॉन्टेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ऑफिस भी नहीं था, टाइपराइटर भी नहीं था, और कहीं पे भी पार्क में बैठ जाते थे या किसी ढाबे पे बैठ जाते थे या मेरे माँ पिता के घर में बैठ के काम कर लेते थे। कोई जगह भी नहीं थी, यहाँ हालत थी। टाइपराइटर भी 3 साल बाद किसी ने गिफ्ट या डोनेशन में हमें दिया। तो उस माहौल में भी मुझे ये नहीं मालूम कि भगवान ने या देवी शक्ति ने मुझे क्या अकल दी। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो सबसे बड़ी मेरे जीवन की अग्नि परीक्षा रही, उसकी शुरुआत मैंने तभी कर दी 78-79 में, और शुरू में ही पहले इशू में ही अनाउंस कर दिया कि मानुषी ना तो सरकारी फंड या ग्रांट लेगी, ना विदेशी फंड या ग्रांट लेगी, और ना ही हम कमर्शियल इश्तेहार लेंगे। अब ये क्यों किया मुझे नहीं मालूम, पर ये इच्छा थी कि कम से कम हम बाकी मीडिया की तरह एप्रन स्ट्रिंग्स ना सरकार के हमारे उससे टाई अप हों और ना ही किसी विदेशी संस्था से हों, ताकि अपनी स्वावलंबी एक ज़मीन हम तैयार कर सकें। और जब मैंने सरकार से न लेने का फैसला किया, वो तो स्पष्ट था। उन दिनों इमरजेंसी से निकले थे, कांग्रेस विरोधी बहुत माहौल था, इंदिरा गांधी से बहुत चिढ़ थी, उसके बाद भी जो बना तो हम उनके पास भी नहीं फटकना चाहते थे। एक तो वो विदेशी ताकतों से या डोनर एजेंसी से क्यों नहीं पैसा लेंगे, इसके पीछे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तब मुझे नहीं मालूम था कि इनकी कितनी सिनिस्टर गेम्स हैं फॉरेन फंडिंग के पीछे। अंदाज़ा नहीं था क्योंकि परिचय भी नहीं था, जानकारी भी नहीं थी। उस वक्त केवल सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की भावना थी कि अगर हम इस समाज के दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं, इस समाज के गरीबी और गुर्बत से लड़ाई करना चाहते हैं, औरतों के हकों को या दलितों के हकों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ये काम हम विदेशों की खैरात से नहीं करेंगे, अपने बलबूते पर करेंगे। और मेरा ये मानना है कि जिस भी व्यक्ति के पास अगर समाज का काम करने के लिए उसको अपनी जेब से निकाल के कुछ देने के लिए नहीं है, तो फिर परचून की दुकान लगा ले, बैंक में डाका डाल ले, कुछ भी कर ले, समाज के काम में मत आए। आप में देने की क्षमता है तो कीजिए, नहीं तो आप अगर समाज के काम को, पॉलिटिक्स को अपनी रोजी रोटी का साधन बनाते हैं तो उसमें बेईमानी आना, स्वार्थ आना निहित है।
तो ये एक रिजॉल्व था इसके साथ कि गरीब के नाम का एक भी पैसा, अगर हम फंड रेजिंग भी किसी कॉज के लिए करते हैं, उसका एक भी पैसा मेरी जेब में नहीं जाना चाहिए। मेरी जेब से निकल के मानुषी में या गरीब के काम के लिए, समाज के काम में लगे, तो तभी मेरी अपनी भी मैं स्वाभिमान का जीवन जी सकती हूँ। तो ये सिंपल सा स्वाभिमान का सवाल था। परंतु मैं मानती हूँ कि उस माहौल में, क्योंकि बड़ी तेजी से माहौल बदला हमारे देश में, समाज सेवा में लोगों ने, जैसे मैं जिन सिद्धांतों पे काम करना चाहती थी या किया जीवन भर, और उस अग्नि परीक्षा में खरी उतरी, मैं सोचती हूँ ये मेरे जीवन की एकमात्र बड़ी उपलब्धि है। कोई बहुत बड़े नहीं बने, पर कम से कम बेईमान नहीं बने। तो हमारे समाज में ये भावना से बहुत सदियों से लोगों ने काम किया था। 19th सेंचुरी में समाज सुधार आंदोलन थे, फ्रीडम मूवमेंट में बहुत लोगों ने इस तरह काम किया। कोई नई बात नहीं थी समाज का काम करना। हमारे समाज में तो ये मुहिम चलती रहती है, हर युग में आई हैं। पर जो फॉरेन फंडिंग एजेंसीज के माध्यम से एक नई मुहिम और एक नया किस्म का सोशल एक्टिविज्म जो उभरा, ये तो इतना जलील इसने इस समाज को कर दिया, क्योंकि उसका मकसद ही एक बहुत स्पष्ट हो गया, बहुत जल्दी स्पष्ट होने लगा कि इस देश के दुख और दर्द को, यहाँ की जली हुई पिटी हुई महिलाओं के शरीरों को विदेशों में डिस्प्ले करो, यहाँ के दलितों के दुख दर्द का एग्जैजरेटेड, अगर वो दुख इतने दुखी हैं भी नहीं, पर उनको दुखी कहलवा के उनका दुख दर्द विदेशों में एनकैश करो। इस चीज़ की शुरुआत हो ही चुकी होने किस वक्त ही हम मानुषी बड़ी हुई, और उस चीज़ से इतनी मुझे नफरत और चिढ़ होती थी कि ऐसे संस्थाओं के कंपनी में बैठ के मुझे लगता था मैं सांस भी नहीं ले सकती। अब शुरू में जैसा मैंने कहा पैसे तो थे नहीं, 800 रुपये से शुरू किया। एक इशू छपता था, फिर वेट करते थे नई सब्सक्रिप्शंस आए तो कैसे आगे बढ़े, फिर और पैसा आए, ऐसे ही जिया फ्रॉम इशू टू इशू। कई बार 2-2, 3-3 महीने भी लग जाते थे, डिले भी हो जाता था। ऐसे समय में अब मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए नहीं कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया, मैंने पैसे नहीं लिए, नहीं, मैं आपको किस माध्यम से ये लोगों को फंसाते हैं अपने चक्रव्यूह में, वो मैं बताना चाह रही हूँ। मानुषी को आए 1 ही महीना हुआ था, और क्योंकि पहला अंक ही हमारे जो जर्नल का था, हमने किसी को एक फ्री कॉपी नहीं भेजी थी, हमारे पास पैसे ही नहीं थे कि किसी की प्रमोशन करें, कोई प्रेस रिलीज भी नहीं की थी। परंतु मुझे कैसे नहीं मालूम कैसे हुआ, हर बड़े छोटे अखबार में देश के, उसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल छपे, अपने आप ही छपे, और कितने देश विदेशों में पहला ही अंक पहुंच गया। कैसे पहुंचा हमें वो भी नहीं मालूम, पर पहुंच गया, और फॉरेन सब्सक्रिप्शंस भी फिर आने लग गए। तो काफ़ी द वेरी फर्स्ट इशू वाज अ हिट। और आप देखिए कितनी जल्दी ये फॉरेन एजेंसीज पकड़ती हैं कि किस चीज़ में पोटेंशियल है और कैसे इसको हम टेम करके रखें ऐसी आवाज़ों को। करीब 1 महीने के अंदर मानुषी का पहला अंक जो आया, मुझे न्योता आया। उन दिनों फोर्ड फाउंडेशन की जो साउथ इंडिया की डायरेक्टर थी, उनका नाम था कमला चौधरी, हमारी अच्छी मित्र भी रही। उन दिनों नहीं मैं जानती थी, पहली बार उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर पे खाने पे। मैं बड़ी खुशी से चली गई। बुजुर्ग थी, मेरे से काफ़ी बड़ी उम्र की थी, और मैं फोर्ड फाउंडेशन से तब तक कोई खास वास्ता नहीं था मेरा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मधु, तुम्हारी पत्रिका की मैं सच में दिली सराहना करती हूँ, और मैं इसीलिए तुमसे मिलना चाहती थी, और हम चाहते हैं कि ये छोटे पैमाने पे ना रहे, बड़े पैमाने पे बहुत जल्दी बड़ी हो जाए, क्योंकि ऐसी आवाज़ें इस देश में से कम ही उभरती हैं, और तुमने बहुत ऐतिहासिक काम किया वगैरह वगैरह। मैं भी खुश हो गई। परंतु फिर जल्दी ही उनका प्रस्ताव आया कि हम चाहते हैं कि मानुषी को हम सपोर्ट करें, और इसके लिए हम पूरी तरह आपको अगले 10-15 साल के लिए फुल फंडिंग देना चाहते हैं, कोर
कॉर्पस फंड। तो मैंने कहा कमला जी वो तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु किंतु हम तो अनाउंस कर चुके हैं, हमारे पहले पेज में ही लिखा है कि मानुषी नहीं लेगी किसी से पैसा। तो बोले ओ अच्छा, वैसे अच्छा किया मधु, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम इतनी स्वावलंबी हो। फिर 15-20 मिनट बाद गपशप चली, उसके बाद एकदम बोलती है एक और आइडिया आया मुझे, वो ये कि हम फोर्ट फाउंडेशन तुमसे 10,000 कॉपी हर इशू की खरीदेगा, एडवांस में उसका पैसा दे देगा। तो मैंने कहा अच्छा 10,000, वेरी गुड। तो ये क्या करेंगे फिर आप लेके उसका? तो बोले हम नहीं कुछ करेंगे, तुम जिसको मर्जी भेजना 10,000 कॉपी, हम आपको 5-10 साल का एडवांस पैसा दे देंगे, आप 10,000 कॉपी हमारे नाम से छाप के जिसको मर्जी भेजना चाहे। और कूड़े की टोकरी में भी फेंकती तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो हमें खुश करना था। तो मुझे बहुत जल्दी से उसकी कैलकुलेशन तो पैसों की आती नहीं है, मैं तो इतनी इससे गिनती जानती हूँ, फिर भी 10,000 10 साल के लिए इतने। तो मैंने कहा अरे ये तो कमला जी फंडिंग वाली बात हो गई, तो ऐसे नहीं हाथ लगाया, ऐसे लगा लिया, तो ऐसे मत कीजिए, हमें गरीबी रहने दीजिए। तो मैं निकल के उसके बाद आ गई और मैंने सोचा चलो आई गई बात हो गई। पर इस रिफ्यूज़ल का एक ही नहीं कितने करने पड़े मुझे। उसके तुरंत बाद कोई 2-4 महीने बाद ही मुझे पहली बार 2-4 महीने बाद, हाँ 2-4 महीने बाद अमेरिकन सेंटर का खत आया कि हम आपको 2 महीने के लिए अमेरिका के टूर भेजना चाहते हैं। नेचुरली बिजनेस क्लास में जाएंगे, 5 स्टार होटल में रहेंगे। ये लिखित ऑफर थी, अच्छे से, बड़े प्यार से, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आपको सिलेक्ट किया इस बार। तो मैंने पूछा कि मैं वहाँ जाके करूँगी क्या? तो बोले आप वहाँ लीडिंग विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट से, लीडिंग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, फलां ढिमका से मिलेंगी, उनसे बात करेंगी और फिर आके उनके बारे में जो तुम्हारी समझ बनी उनके बारे में लिखना। तो मैंने कहा मेरे पास अगर 2 महीने हों तो स्पेयर करने के इस वक्त, क्योंकि हम तो उन दिनों 24 घंटे के दिन में 28 घंटे काम करते थे, ना सोना ना जागना, कुछ पता ही नहीं। तो मैंने कहा इतना मेरे पास अगर टाइम हो तो मैं जाके केरला जाके घुमाऊं, कुछ समझूं। मैं दक्षिण भारत को नहीं जानती, मैं मणिपुर चले जाऊं, मैं यूपी को ही अच्छे से अध्ययन कर लूं जो मेरे बैकयार्ड में है। तो मुझे लगता नहीं। और जहाँ तक आपके विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह की बात है, उनकी किताबें तो हम पढ़ ही लेते हैं, हम ना भी चाहें वो तो हमें मिली जाती हैं, तो इसलिए मुझे नहीं जाना। और मैंने ये फिर बाद में पता चला शायद I'm the only one who has refused this offer. ये हर साल ये ऑफर आती है, सिर्फ मेरे जैसे तथाकथित एक्टिविस्ट को, इस शब्द से भी मुझे बड़ी नफरत हो गई जो एक्टिविज्म के रूप देखे मैंने उन दिनों में। मैं कहती ये नॉन गवर्नमेंट जो अपनी परिभाषा ये नॉन से शुरू करते हैं, और वो भी नाम फंडर्स ने दिया हुआ, आपका अपना नाम भी नहीं है, आप अपना नाम चुनने की भी स्वतंत्रता आप में नहीं है जब आपने पैसा उनसे ले लिया। ये हालत। फिर उन्होंने कहा नॉन एनजीओ की जगह आप वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वीओ कर दो। वीओ से भी उनको लगा, हमने कहा कि वीओ कैसे, तुम तो इतने पैसे देते हो, सीएसओ कर दो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने कहा इनका तो सिविल सोसाइटी से हर वक्त झगड़ा रहता है, ये तो ना सिविल है, तो बहुत अनसिविल। एनीवे, तो ये ना कहने की मुझे लगता है हमने शक्ति अपने आप में, जैसे हलाल को ना कहने की अंदर शक्ति नहीं रही, खा लो की फर्क पैंदा है। तो इसी किस्म से उनके एजेंडा पे चलने की ये जो हमें आदत पड़ गई। फिर एक यूएस इंटरनेशनल विमेंस ट्रिब्यून सेंटर का मुझे न्योता आया अमेरिका जाने का, कि वहाँ से ग्लोबल एक्टिविस्ट होंगे, तो आप भी आइए, दुनिया में किस किस तरह के विमेन आंदोलन चल रहे हैं आपको समझने को मिलेगा। तो चले गए हम भी। वहाँ देखा तो केवल एक ही एजेंडा था, हमें ये सिखाना था कि फॉरेन फंडिंग के लिए प्रपोजल कैसे लिखे जाएं, क्या भाषा का प्रयोग किया जाए, क्या।
और मैं इन सबको बहुत नाइव थी, स्टारी आइड थी, तो मैंने सोचा जैसे मैंने प्रण किया है कि हम इंडिपेंडेंट रहें ये वो, तो इनको भी मैं वार्न कर दूं कि इस तरह आप फंस जाएंगे किसी न किसी के चंगुल में। तो मैंने जब कहा तो मुझे बाद में पता चला कि उनको तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको तो लत पड़ चुकी थी, ज़्यादा लत वाले ही आए थे और उनको सिर्फ उनकी स्किल्स अपग्रेड की जा रही थी कि, और वो हर बार करते हैं हर 4 साल बाद में। अभी आप विमेंस राइट्स मत कहिए, आप जेंडर जस्टिस करना शुरू कर दीजिए, जो भी नया वोकैबुलरी है उसके लिए बड़ी इंटरनेशनल वर्कशॉप्स होती हैं, क्या क्या होता है। तो वहाँ से भी मैं उनसे अलग थलग होके आ गई। पर आप देखिए 2-3 महीने बाद आई रिफ्यूज टू अप्लाई फॉर फंड्स, आई रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ दैट गेम। 3 महीने बाद मुझे $10,000 का चेक आता है उसी संस्था से, इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रिब्यून सेंटर से, और जहां हम तिल तिल पैसे को, इशू छपता था तो डाक टिकट के पैसे नहीं होते थे, बस में जाके खुद जाके ऐसे ऐसे चिपका के हम भेजते थे अपनी जर्नल को। ऐसे में $10,000 काफ़ी होते हैं, बट अनोनिमसली आया। तो मैंने कहा एक तो हम अनोनिमसली लेते नहीं है, दूसरा हमें मालूम होना चाहिए किसने और क्यों दिया है। तो वो भी मैंने वापस भेज दिया। इसमें एक और बात मैं बताना चाह रही हूँ, आई वॉज नेवर what they call a phobic nationalist। मेरा ये कभी नहीं था कि हम देश में दीवार बना दें और विदेशियों से हमेशा द्वेष का रिश्ता रखें। ये जो क्लोज डोर इकोनॉमी सोशलिज्म इंदिरा गांधी की, नेहरू की सोशलिज्म ने दी थी, मैं उसके बहुत खिलाफत में थी उस वक्त भी। और मुझे ये बंद दरवाजे में देश को जिस तरह रखा समाजवादी दौर में हिंदुस्तान को, उससे बहुत चिढ़ थी। तो मैं उस दिशा में नहीं थी कि बाहर वाले सारे गलत लोग होते हैं। हमने एक बहुत सिंपल सा अपने लिए कानून बनाया, वो ये कि हम पैसे किसी से विदेशी से नहीं लेंगे, एनआरआई से ले लेंगे, और वो भी सब्सक्रिप्शन, लाइफ सब्सक्रिप्शन। एनआरआई तो हमारे हैं, उसको मैं विदेशी नहीं मानती, चाहे वो डॉलर कमाए चाहे वो पाउंड स्टर्लिंग। परंतु कोई भी विदेश से आके हमारे साथ काम करना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले हैं, वो हमें परहेज नहीं होगा। और मानिए इतने जो साल हम बिना पैसे धन संपत्ति के मतलब शू स्ट्रिंग बजट पे चले, तो उसका बड़ा कारण ये रहा कि हमारे पास हर साल बहुत बढ़िया 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 यूनिवर्सिटीज से वॉलंटियर्स आते रहे, सिर्फ एनआरआई नहीं, अमेरिकन भी, ऑस्ट्रेलियन भी, जर्मन भी, और एलीट यूनिवर्सिटी से अपने खर्चे पे आते थे। हमारे झाड़ू पोछा का काम भी हमारे साथ करते थे, साल 1.5 साल अपने खर्चे पे रहते थे, और बढ़िया काम करके जाते वक्त कुछ डोनेशन भी देके जाते थे। सो वी डिडंट शट आवर डोर्स, वेयर एज जितनी भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, ये पैसा उनका चाहती है, ये नहीं चाहती कि वो इनके साथ बैठे दिखें ताकि कोई कह ना दे कि ये तो फॉरेन के पेड हायरलिंग्स हैं। सो एनीवे, जब हमने ये रिफ्यूज करना शुरू किया, अच्छा फोर्ड फाउंडेशन का बाय द वे एक और भी ऑफर आया, 50वीं उनकी, बीच में 2-3 आए छोटे वाले, पर इनकी जो 50th एनिवर्सरी थी तो मेरे घर में आए उनके साउथ एशिया के इंचार्ज प्रोफेसर गौहर रिजवी, जो उससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे थे, और बोले कि मधु तुमने इतनी तपस्या से काम किया है, अब हम चाहते हैं हमारा 50th ईयर है, हम सबको कॉर्पस फंड दे रहे हैं, मानुषी को भी एक इतना कॉर्पस फंड दे दें कि तुमको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़े अपने सर्वाइवल के लिए। बस 2 पैरा लिख दो एक पेज पे, कुछ बड़ा प्रपोजल देने की भी जरूरत नहीं। वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड, वी नो व्हाट यू आर, आपका बड़ा लंबा इतिहास हो चुका है। उस वक्त हमारी हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि जो हम काम कर रहे थे स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी रिफॉर्म, साइकिल रिक्शा पॉलिसी रिफॉर्म, ये वो, उसके लिए गुंडों से बड़ी लड़ाई, जो माफिया, पॉलिटिकल माफिया, जो पुलिस, ये जो सारा गिरोह होता है जो इनके ऊपर पैरासाइट करता है, तो उनसे बड़ी मार खाई, मर्डर्स अटैक भी हुए, और हालत ये थी कि बिल्कुल वी वर बॉटम, क्या बोलते हैं, वी वर बॉटम, रॉक बॉटम, वी हैड रीच्ड। पहली बार मुझे मुझे मानने में कोई परहेज नहीं कि
थोड़ी देर तो लगा कि अब बहुत हो गया, ले ही लो। और मैं तो अब ट्राइड एंड टेस्टेड हूँ, मैं बेईमान तो नहीं बन सकती वगैरह वगैरह, तो ले लें क्या। पर फिर मन नहीं माना कि इतने सालों की तपस्या पे खुद ही गुड़ गोबर कर दूं, तो मैंने कहा नहीं, इससे अच्छा मानुषी मर जाए, कोई बात नहीं, और इसकी जरूरत होगी समाज को तो ये जिंदा रख लेंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगा हमारे बजाय काम करने। वो भी मना कर दिया, और मुझे बहुत इस बात के ऊपर बहुत रिलीफ है, क्योंकि मैंने धीरे धीरे देखा जितने ये लोग आए सभी के सभी एंड कहाँ इनका डेस्टिनेशन था, ये जो हम जिनको कहते हैं ब्रेकअप इंडिया गैंग, सब उसी की मेंबरशिप के वेरी रिस्पेक्टेड मेंबर्स उस क्लब के हैं, ब्रेकअप इंडिया गैंग। मेरे अच्छे दोस्त रहे सारे। CSDS जहाँ मैं प्रोफेसर थी उसको भी बिगड़ते देखा। जैसे ही ये कॉर्पस फंड्स ऐसे आए, फोर्ड के आए, इसके आए, उसके आए, तो उनका तर्ज ही बदलता गया। ये क्या जादू है होगा, क्योंकि तभी हमें कहा जाता है कि जिसका नमक खाओ देख के। नमक हरामी नहीं करनी चाहिए, पर इसलिए बहुत ज़रूरी है किसका नमक खा रहे हो। तो हालांकि मैंने अपने लिए तो नहीं वो नमक इस्तेमाल करना था अपने खाने के लिए, वो तो मेरी तनख्वाह से ही आता था। आई वॉज अ लेक्चरर, आई वॉज लेटर अ प्रोफेसर, बट आई नो कि संस्थाओं में भी जब पैसा आता है इस किस्म का, वो संस्थाओं का भी चाल चरित्र चेहरा कैसे बिगड़ता है, बहुतों को मैंने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के समर्थन में खड़े होते देखा। मेरे जो मित्र, मेरे कॉलीग्स, मेरे, और ये सब ये खेल, ये मोहमाया का खेल जो फॉरेन एजेंसीज ने किया। अब कोई भी सोचे कि मैंने ये तो नहीं किया कि मैं डंडा लेके चढ़ गई जिसने और ने पैसा लिया। मैं तो यही कहती थी, भैया तुमने जो करना है हमें एक छोटी सी जगह दे दो। We never launched aggressive campaigns against anybody who took the money. So I thought I would be left alone because that's all I'm asking. But no, it doesn't work like that. मानुषी जिंदा रही, यही उनके लिए बहुत अखरने वाली बात थी। और जिस किस्म की विलिफिकेशन कैंपेन्स हमने सही, आई हैव नो आइडिया। अभी मोदी जी को लेके जितनी गालियां खानी पड़ी उतनी तो नहीं, पर बहुत विलिफिकेशन कैंपेन तरह तरह की हमारे खिलाफ, ये जो फॉरेन फंडिंग की तरफ जो जा रही थी, महिलाएं, विमेंस ग्रुप्स, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, सब दोस्त या हमारे परिचित ही थे, इन्होंने बहुत हमें तंग करना शुरू कर दिया और उसके खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया। पर मजे की बात ये, क्योंकि मानुषी की एक पहचान बन चुकी थी, जिसको भी फॉरेन फंडिंग अप्लाई करनी होती थी वो अपने को फाउंडर एडिटर ऑफ मानुषी जरूर कह देते थे। हर एक के CV में, हर एक के जिन्होंने हमारा गला भी काटना चाहा, पीछे से छुरियां भी मारी, सारे फेमिनिस्ट। और मैं हंसती थी, मानुषी के इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं जितने फाउंडर एडिटर्स हैं। और विदेशों में तो खासकर, मैं गई जर्मनी में, वहाँ पोस्टर लगाया सो एंड सो विश्वविद्यालय सो एंड सो, या लंदन में मानुषी फाउंडर एडिटर। कोई लेन देन नहीं है, लेक्चर देने आ रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, सबके CV में। और मुझे याद है वीना मजुमदार और इंदु अग्निहोत्री जो बड़े लीडिंग फेमिनिस्ट फिगर्स बने, उनको तो एक बार मैंने चिट्ठी भी लिख के कहा कि आप बार बार मानुषी फाउंडिंग एडिटर खुद को कहते हो, वो तो वही बात हुई कि अपने CV में कंस कहे कृष्ण का मामा, तो आपने तो केवल एक ही भूमिका निभाई। सो इट वॉज easily encashable, and I must say people thought I was a fool. जिस चीज से आप इतना इनकैशमेंट कर सकते हैं, आपकी अच्छी दुकानदारी चल सकती है, तो आप क्यों नहीं करोगे, ये उनको समझ नहीं आती थी। तो मैं नहीं रेस करती थी, वो मानुषी के नाम पे करने लगे। यहाँ तक कि सब्सक्रिप्शन भी विदेशों में जाके मानुषी की 20 कॉपियां ले गए, सब्सक्राइबर्स बनाए, पैसे अपने पास रख लिए। ये बहुतों ने किया, पैसे हम तक नहीं पहुंचाए सब्सक्रिप्शंस के भी। बट द पॉइंट इज दैट थ्रू दिस फेज, the fact that we had refused funding, अगर हमने फोर्ड फाउंडेशन का आश्रय ले लिया होता,
किसी की हिम्मत नहीं थी उंगली उठाने की। They really protect your interests very, very valiantly. आप देखिए तीसरा सेटलवार ने कितने घपले किए, फिर भी खड़े रहे उसके साथ। कितने बड़े घपले किए। कांग्रेस भी ऐसे खड़ी होती है अपने लोगों के साथ, बट ये फाउंडेशंस तो बहुत लॉयल्टी के साथ खड़ी होती है। अब इसी दौरान में हमने देखा कि फॉरेन फंडिंग एकेडेमिया में, और जो फोर्ड जैसे, देखिए एक फोर्ड फाउंडेशन का मैं बार बार जिक्र इसलिए करती हूँ बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, वन ऑफ द मोस्ट एस्ट्यूट, एंड इट्स लाइक अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर। मसलन बहुत सी इन्होंने संस्थाएं, फंडिंग एजेंसीज की हैं जो नाम हिंदुस्तानी है, जैसे नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया। सो यू वुड थिंक ये तो लोकल है, देसी है, नहीं। फोर्ड फाउंडेशन ने इनको हंड्रेड्स ऑफ करोड़ दिए ताकि वो आगे ग्रांट्स दे सकें। इसी किस्म से ही वॉस, ये वो, तो ये हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर्स हैं। मैक्सेस से भी हमें लगता है कि बहुत बड़ा जानी नामी है, बट फोर्ड का है, और फोर्ड के ऊपर CIA का फ्रंट होने के कई बार अमेरिका में ही चार्जेस लग चुके हैं, ये हमें बाद में पता चला। तो 70s में इन्होंने NGOs के साथ साथ, NGOs का 1980s अर्ली 80s में शुरू किया। 70s में इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में ICSSR के थ्रू, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसकी अभी मैं नेशनल प्रोफेसर रही हूँ, उसके थ्रू एक बड़ा सा ग्रांट दिया वुमेन स्टडीज़ के लिए, फेमिनिस्ट स्टडीज़ के लिए, और ये पैसा यूनिवर्सिटीज़ में बांटा गया, सेंटर्स बनाए गए, CWDS जैसे सेंटर फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज़। अच्छा, मज़े की बात देखिए, फोर्ड फाउंडेशन तो बहुत ही क्या बोलते हैं, कम्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड कोई समाजवाद लाना उसका अमेरिका में कभी ध्येय नहीं रहा है। परंतु यहाँ पे हिंदुस्तान में जो भी उन्होंने लपेटे अपने मोहजाल में लोग, वो मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, माओइस्ट, सभी इन्हीं के साथ इन्होंने आगे बढ़ाया अपना कारोबार। और उससे 2-3 काम हुए इनके। एक तो ये कि सारा पॉलिटिकल नैरेटिव इनके हाथ में। एज यू वेल नो कि नेहरू के ज़माने से और ख़ासकर इंदिरा गांधी के समय के आते आते कांग्रेस ने अपना सारा आइडियोलॉजी मेकिंग, पॉलिटिकल नैरेटिव लेफ्ट को आउटसोर्स कर दिया था, और बड़े बड़े ओहदे इनको दे दिए। इनके लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी खड़ी कर दी, ऐसे कई से सेंटर्स किए ताकि पॉलिटिकल नैरेटिव, व्हाट आई कॉल द सॉफ्टवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, जो कांग्रेस को बहुत अच्छी पहचान है और जो बीजेपी को बिल्कुल समझ नहीं आती, कि हार्डवेयर ऑफ पॉलिटिक्स है, बूथ मैनेजमेंट आपको आता है, पार्टी बनाना आता है, पर सॉफ्टवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे बनता है, वो नहीं, इन्होंने परवाह भी नहीं की। खैर, फिर भी तो CWDS, विच इज़ फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, और बहुत नाम दिए जा सकते हैं, CSDS भी लेफ्टिस्ट सिटाडेल बना। CWDS तो बिल्कुल CPM का नॉन पार्टी फ्रंट है, एकेडमिक फ्रंट है, और कार्ड होल्डिंग CPM मेंबर्स के अलावा वहाँ पे फैकल्टी पोजीशन नहीं किसी को मिल सकती, यू हैव टू बी। पर फोर्ड की गिरफ्त में नॉट ओनली आए, उनके पास एड़ियाँ भी रगड़ के जाते हैं। ये तो कम्युनिस्ट का और अमेरिकन कॉर्पोरेट्स का या ये ऐसी फाउंडेशंस का कितना अच्छा गठबंधन बना, ये खुद आंखों से देखा हुआ। आई होप वन डे I'll write a more detailed account by way of a book. But this whole thing started with feminist studies, और feminist studies की जैसे जैसे उन्होंने देखा सक्सेस बढ़ी और कैसे चपेट में आते गए सब लोग, जो जो उनके मुंह में डालते थे वो बोलने लगते थे भौंपू की तरह। तो फिर दलित स्टडीज़ आई, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ आई, माइनॉरिटी स्टडीज़ आई, इस तरह के न्यू डिसिप्लिन, और इसी तरह से ये नैरेटिव को बनाने का, मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। और आज आप देखिए, पिछले
2-3 दशकों में कोई ऐसा इशू नहीं है जो इन फाउंडेशंस के द्वारा स्थापित एनजीओज या उनके द्वारा फंडेड एकेडमिक्स उसका मोनोपोली नहीं है। पुलिस रिफॉर्म्स तो माया दारूवाला, CHRI फोर्ड फाउंडेशन की भी वो किसी ज़माने में प्रोग्राम ऑफिसर थी। जितने भी एनजीओज पुलिस रिफॉर्म में काम करते हैं यहीं से फंडिंग है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स इन्हीं के फंडेड एनजीओज, एनवायरमेंटल इश्यूज इन्हीं के, एजुकेशन जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया जिसके ऊपर ये आरोप लगता है कि इट वाज लिटरली अ वॉर ऑन प्राइवेट स्कूल्स, स्पेशली मेजॉरिटी हिंदू प्राइवेट स्कूल्स फंक्शनिंग विद लो बजट्स इन पुअरर एरियाज, उनके ऊपर तो बिल्कुल वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम पर इन्हीं ने करवाया। और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की जो मुहिम चलती है वो भी इन्हीं के पैसों से, विदेशी पैसों से। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई इशू ऐसा नहीं है जिन पे इनकी गिरफ्त नहीं है। भारत का किसान कौन से सीड्स ले कौन से ना ले, वो ब्रिंजॉल आए या ना आए ये तय करेंगे। कोई किसान तय करने की औकात नहीं रखता। ये डिसाइड करेंगे किस वैरायटी को बंद करना है, किसको ऑन करना है। सो दिस combination that they do, and you see they also patronize academics who were also activists. ये नंदिनी सुंदर उसी फसल की उपज है, एक्टिविस्ट भी हैं। तो जाके माओस की सपोर्ट करना, फिर उनके बारे में आके लिखना, तो अर्बन नक्सल्स का जो फिनोमेना चला, सारे के सारे ये जो गठबंधन बना, कुछ तो आउटराइट एक्टिविस्ट, पर उन छोटे फूटे टुचपुंजे एनजीओज को बहुत बड़ा बना के उनको मूवमेंट के रूप में पेश करना ये एकेडमिक्स करते थे। और ये मैंने कैसे समझना शुरू किया, मेरे पास मानुषिक में बहुत रिपोर्ट्स आती थी एनजीओज अपनी। अच्छा, उन दिनों बाय द वे मोदी के आने से पहले सोशल मूवमेंट्स का बहुत चर्चा होता था। ऐसे लगता था हमारा समाज हर वक्त मूव ही करे जा रहा है। भाई कभी तो घर में बैठ जाओ, आराम से काम तो करो। मूवमेंट्स मेधा पाटकर, अरुणा रॉय, फ्लाड। ऑन द वन हैंड दे फंडेड एक्टिविस्ट जो मूवमेंट करते रहते थे। दूसरी ओर एकेडमिक्स जो कि ऐसे एनजीओज जो कि एक खास किस्म का एंटी इंडिया नैरेटिव, सो दैट इंडिया अपीयर्स एज अ लैंड ऑफ एट्रोसिटीज, ऑफ women's oppression, दलित oppression, कास्ट वॉर, रिलीजियस वॉर, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो एक्टिविस्ट एनजीओज फुलझड़ियाँ चलाते थे और हमारे जो एकेडमिक्स थे उनको जाके बड़ा बनाते थे। एंड आई वाज गोइंग टू टेल यू हाउ आई कॉट दिस गेम। हमारे पास पहले मानुषी के शुरू के इश्यूज में बहुत रिपोर्ट्स आती थी देश भर से एनजीओज की, हमने ये किया, हमने वो किया। लगता था हर एक जगह से रेड कारपेट रेवोल्यूशन रोल हो रही है। तो हम इतना जानते नहीं थे, कभी बड़ी चढ़ी बात लगती भी थी, फिर भी पब्लिश ना चाहते हुए भी कई बार कर देते थे। फिर मैंने ये तय किया कि मुझे खुद जाके देखना है, जहाँ से बड़ी बड़ी शेखी बघार रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ जाके मुझे देखना है। और मैंने जब देखना शुरू किया जाके खुद, तो क्या पाया कि जो सोशल मूवमेंट की इतनी बड़ी बड़ी अकाउंट्स शेखी बघारे भेजे जा रहे थे, वहाँ तो माइक्रोस्कोप से ढूंढने से नहीं मूवमेंट मिलती थी। उस गांव में चले जाओ या उस क्षेत्र में चले जाओ, तो इनको बढ़ा चढ़ा के मीडिया मैनेजमेंट करके सबको, क्योंकि फंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्लेम करें कि आप देश का भविष्य आपके हाथ में है, आप ही इसकी दिशा तय कर रहे हैं, आप ही इस देश के 100 करोड़ या जितने भी करोड़ लोग हैं उनके रक्षक, उन्हीं के हितों के रक्षक आप ही हैं। तो उनको बढ़ा चढ़ा के अगर आप पेश नहीं करेंगे तो फिर अगली बार पैसा नहीं आएगा ना। तो उसके लिए इन्होंने एकेडमिक्स भी, कि एक्टिविस्ट को खुद नहीं लिखना आता तो चलो तुम लिखवाने के लिए भी हम तैयार करके रख देते हैं। और तभी माओइस्ट को इतना ग्लैमराइज किया गया एज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एटसेट्रा। एंड दिस होल स्कीम दे लेट लूज small and big NGOs in rural areas to work among the landless poor, to work among marginal farmers। और वहाँ अगर लड़ाई नहीं भी है
समाज में हो रही, छोटे और बड़े के बीच में, तो शुरू कर दो ना। और क्लास स्ट्रगल के नाम पे, सोशल जस्टिस के नाम पे, इकोनॉमिक राइट्स के नाम पे क्लास स्ट्रगल सारे देश में जो शुरू हुई माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने या सीपीएम के जुड़े लोगों ने, जैसे ही क्लास स्ट्रगल का माहौल शुरू होता था, वहाँ फिर ऑटोमेटिकली क्रिश्चियन संस्थाएं आ जाती थी कन्वर्जन्स का काम करने के लिए। ये ग्राउंड तैयार करते थे और वो आके उनको हार्वेस्टिंग के लिए सोल्स दे दिए जाते थे। एंड द मैनर इन विच दे प्रोजेक्टेड इंडियन सोसाइटी ऑन द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स, women's rights, minority rights, put the Hindu society on a back foot. And I must say that this is a great weakness of our society, that we lost the ground altogether. और हमने तश्तरी में उनको पेश कर दिया ये सारा डोमेन ह्यूमन राइट्स का। वो ना उनकी वोकैबुलरी समझने की कोशिश की, ना उनकी भाषा हमारे समाज के पास उसको, तो जो डिफेंड भी करना चाहते थे, नहीं हिंदुस्तान में नारी तो पूजनीय है। अरे वो बात कर रही है औरत पिट के जल के मरी है, नारी तो पूजनीय है, कौन सुनेगा तुम्हें? उस औरत के लिए तुम्हें क्या करना है जो पिट रही है? उसका कुछ आपके पास नैरेटिव है, उसका कोई पैलिएटिव है, उसका कोई इलाज है? जहाँ दलित के साथ अन्याय हुआ तो ये कहना हम तो कास्ट में विश्वास नहीं करते, हमारा समाज तो राम ने भिलनी के बेर खाए थे, उससे बात शबरी के, सॉरी भिलनी थी, शबरी के बेर खाए थे, इससे बात नहीं बनती है। आपको एंगेज करना पड़ेगा। आपने सारा वो राइट सरेंडर कर दिया, सारा डोमेन। एंड आई मस्ट से फॉर मानुषी इट वाज अ वेरी लोन बैटल, वी रिफ्यूज टू सरेंडर दैट। और एक कारण ये भी था हमारे सर्वाइवल का कि जो जो इश्यूज लेफ्ट कहती है होने चाहिए, यू शुड बी प्रो पुअर, यू शुड बी प्रो वेमेन, यू शुड बी प्रो माइनॉरिटी, यू शुड बी प्रो एससी, वो हम मानुषी ने एंगेजमेंट्स के जरिए ट्राइबल राइट्स पे, दंगों में भी द बेस्ट रिपोर्ट्स केम फ्रॉम मानुषी, हिंदू मुस्लिम राइट्स की भी ग्राउंड रिपोर्ट्स केम फ्रॉम। जो जो ये बातें कहते थे, किसानों के साथ काम, ये हमने हैंड्स ऑन किया। और जो लिखा भी उसके ऊपर वो उंगली नहीं उठा सकते थे। तो ये सर्वाइवल का एक ही कारण, नहीं तो काट के मार के हलाल कर दिया होता इन्होंने भी। हमारा सर्वाइवल का एक ही कारण था, हार्ड वर्क एंड बेटर रिपोर्ट्स देन एनीथिंग दे प्रिपेयर्ड, बेटर रिपोर्ट्स। अब CWDS को करोड़ों रुपया मिला है, परंतु उनके द्वारा जो उन्होंने पब्लिश किया विमेन स्टडीज जर्नल, शायद ही किसी को पता भी हो। मानुषी जिंदा रहे ना रहे, मानुषी का नाम इट्स फेयरली वेल नो, इट बिकेम एन आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन बाय इटसेल्फ। तो इस वजह से थोड़ा सर्वाइवल रहा। बट द पॉइंट इज कि लेफ्ट के साथ आप तकरार कर रहे हो, लेफ्ट के साथ पूरी ताकत है विदेशी फंडिंग की, अमेरिका से, यूरोप से, यहाँ से वहाँ से, और दूसरी ओर हमारा समाज इन इश्यूज की भाषा भी नहीं समझता। जो तथाकथित खुद को पेट्रियट समझते हैं, जिनको वो राइट विंग कहते हैं, यहाँ उस भाषा का प्रयोग करना समझना भी नहीं था। सो इन दैट सेंस इट वाज अ वेरी लोनली बैटल, स्पेशली सिंस आप देखिए, एक और बताऊं, जैसे फूड फाउंडेशन का ही देखिए, कैसे कैसे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। कमला चौधरी का तो मैंने उदाहरण दिया, बहुत आइकॉनिक फिगर थी, लाइफ टाइम कंपेनियन ऑफ विक्रम साराभाई। उसके बाद आती हैं माया दारूवाला, वो कौन है? गेस? सैम मोनिक-शॉ की बेटी जी। नाउ कैन देयर बी अ बिगर नेम इन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया देन सैम मोनिक-शॉ? उनकी बेटी। उसके बाद कविता रामदास, वो कौन है? बेटी हैं फॉर्मर नेवल चीफ की। और क्योंकि वो मैं उनको उनकी माँ को, उन परिवार को पहले से भी जानती थी, मैंने देखा खुद कैसे जब वो सर्विस में थे
तो कितना हॉस्टाइल थे अपनी पत्नी की एक्टिविज्म से और उसकी बातों से, वुमेन्स राइट्स की बातों से। जब रिटायर हुए और इनकी बेटी को फोर्ड फाउंडेशन की हेडशिप मिली और उसके अलावा कई सारे एनजीओज ने इनको लपेट लिया इंडो पाक फ्रेंडशिप में, किस तेजी से वो व्यक्ति बदला और किस तरह ही एंडेड अप लिटरली विद व्हाट यू वुड कॉल द टुकड़े टुकड़े गैंग। इस तरह पकड़ते हैं लोगों को, और ऐसे हर घर में आईएएस की बेटियां और किरण बेदी को भी बहुत पहले से अच्छा सीनियर ऑफिसर्स उनकी बीवियों के एनजीओ सेटअप कर रहे हैं। तो खूब अच्छे से सेंध लगाई इन लोगों ने। और आप देखेंगे कि हर मिनिस्ट्री में, हर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग बॉडी में आपको, अगर आप इनके फंड से काम कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जगह मिल जाएगी। दे लॉबी फॉर यू, दे मेक स्पेस फॉर यू एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। नाउ ऑल दिस वाज गोइंग एट अ मच लोअर की till the rise of BJP following the Ram Mandir movement. And again, I have witnessed this from close quarters as somebody who was not very enamored with the Ram Mandir movement simply because I knew nothing. Even though मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट JNU की पढ़ी थी, तो कोई हैरानी की बात नहीं हो कि अगर मैं KN पानेकर और रोमिला थापर की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे कुछ भी पता हो राम मंदिर के इतिहास के बारे में। तो माफ़ करेंगे ही आप, क्योंकि वहाँ से पढ़ी थी मैंने इतिहास। पर कम से कम इंस्टिंक्ट, परिवार के संस्कार मैंने रोमिला थापर के धरोहर नहीं रखे थे या वहाँ के प्रोफेसर्स के धरोहर नहीं रखे थे। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड, बट जिस तेज़ी से इन लोगों ने उस मुहिम के खिलाफ एक डायबॉलिकल किस्म का नैरेटिव बनाया। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जो एनजीओ बीजेपी के खिलाफ उठ खड़े हुए ये मोदी की वजह से। क्यों? क्योंकि मोदी ने दंगे कराए थे। क्यों? क्योंकि मोदी तो बहुत मैस्कुलिन, नेशनलिज्म, हिंदुत्ववादी है। और अब बहुत फैशनेबल हो गया है कि वाजपेयी जी को बहुत रीजनेबल, मिडल ऑफ, क्या सेंटर ऑफ, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हाँ सेंटर राइट, यू नो, दिल खुला, सबको लेके चलना वगैरह। परंतु उन दिनों का तो ये एकदम एक पूरी फौज इन्होंने एक्टिविस्ट की खड़ी की, स्टार्टिंग फ्रॉम the rise of BJP and the coming to power of Atal Bihari Vajpayee. वो भी प्रोसेस शायद I'm one of the few who witnessed it from close quarters. आपको याद होगा 13 दिन के लिए शायद प्रधानमंत्री बने थे वाजपेयी, फिर सरकार गिराई गई, फिर 99 में दोबारा इलेक्शन के जरिए आए। तो तीस्ता सेटलबार्ड को 1990s में ही इसने अपनी नौकरी छोड़ी। इसके पति जावेद के साथ दोनों ने कम्युनलिज्म कॉम्बैट नाम का शुरू किया अखबार और एक संस्था बनाई, और ये 1993 में शुरू हो गया राम मंदिर मूवमेंट। उसी वक्त इन्होंने सहमत बनाई और सहमत को कांग्रेस ने खूब अच्छे से फंड किया। हालांकि सहमत बनाई गई थी किसके नाम पे? और उन सारे सीपीएम के लोगों को, वो सीपीएम का एक्टिविस्ट था, उन सारे सीपीएम के लोगों को अर्जुन सिंह जी ने अपनी गोद में खूब प्यार से खिलाया, खूब पैसे दिए, ऑफिस दे दिया नई दिल्ली में, सब कुछ दे दिया। तो वो बहुत अच्छा काम कांग्रेस पार्टी के लिए और बीजेपी के खिलाफत में करने लग गए। और तीस्ता ने, एज आई सेड, 1993 में, अब वाजपेयी जी का जब शुरू होता है जिस चुनाव से लड़कर 1999 के वो फिर प्रधानमंत्री बने, उसके कुछ हफ्ते पहले तीस्ता सेटलबार्ड, वो भी क्योंकि मैं तो उसी दुनिया की सर्वाइवर हूँ, तो उन्होंने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया। और क्योंकि मैं दंगों के खिलाफ 1984 के दंगों की रिपोर्ट जो मानुषी ने की थी, मेरठ के दंगों की, बम्बई के दंगों की, जैसे हमारे 1984 की रिपोर्ट कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में ही 2 लाख कॉपी तो उन्होंने पंजाबी में छापी थी, और 2 महीने तक मुझे गुरुद्वारों का
स्पीकिंग टूर कराया था. सो मेनी ऑफ आवर रिपोर्ट्स वर वेरी हिस्टोरिक एंड मानुषी वाज सीन एज a foremost voice for communal harmony. तो गांधीगिरी की मैं जेन्युइन प्रैक्टिशनर थी, ये पेड प्रैक्टिशनर नहीं. ये तो बाद में आए जब गांधीगिरी के बड़े पैसे मिलने लग गए. मैं दिल से ये सब किया. तो तीस्ता जी ने मुझे भी बुलाया. विमेन एक्टिविस्ट का एक मीटिंग था, उन्होंने बम्बई से आई मीटिंग्स की. ये शायद पहली बार कोई इस बारे में सुन रहा है. मैं आई शुड बी राइटिंग अबाउट इट. आई थिंक आई विल. तो तीस्ता जी ने इस मीटिंग में विमेन एक्टिविस्ट थी. उसके बाद उन्होंने 13-14 ग्रुप्स की अलग अलग मीटिंग की और उसमें वो बम्बई से ड्राफ्ट तैयार करके लेके आई थी एड्स के, जिसमें बीजेपी को क्यों नहीं चुन के आना चाहिए, ये कैसे फासिस्ट पार्टी है, ये एंटी विमेन है, एंटी दलित है, एंटी दिस है, एंटी जो भी एंटी कर सकते हैं वो सब है. हर एक एड में ऐसा मजमून था. एंड दे आस्क्ड फॉर सिग्नेचरीज. अच्छा, जहाँ विमेन्स इश्यूज पे जो इन्होंने टेक्स्ट बनाया, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई कुड टेल कि झूठ बोल रही है. तो मैंने बहुत विरोध किया. अब जैसे 1956 में हिंदू कोड बिल का बीजेपी ने विरोध किया, बीजेपी थी नहीं. जनसंघ ने विरोध किया, नहीं. मैंने तो हिंदू कोड बिल पे पूरी स्टडी की, पार्लियामेंट्री डिबेट्स पढ़ी थी. उसमें कांग्रेस के अंदर से जितनी विरोध हुई थी, इधर से तो थी नहीं, और बड़ी अक्लमंदी की विरोध हुई थी. तो मैंने उन्हें कहा कि झूठ तो कम से कम मत बोलिए. आपने विरोध करना है वाजपेयी का तो कोई अच्छा ग्राउंड लेके आइए. एटलीस्ट डोंट टेल लाइज. और वो भी फुल नेशनल पेपर्स में हाफ पेज एड के साथ. इनको मुहिम कितने 1-2 करोड़ रुपया मिला था उस वक्त. वो उन दिनों छोटा अमाउंट था, फिर तो बड़े बड़े फिगर्स और बढ़ने लगे. नाउ आई रिफ्यूज टू साइन एंड येट माई नेम वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ सिग्नेटरीज. And the reason I'm telling you is this: if only Vajpayee government had reacted at that time in a firm manner. तो इन्होंने झूठी कैंपेन हर इशू पे, इंक्लूडिंग दिस, जिसमें एक एड में मेरा भी नाम था, इनके खिलाफ कर दी. और वो काफ़ी देश भर में एड्स हुई और बड़ी इन्होंने मुहिम चलाई. अब वाजपेयी सरकार जब आ गई तो नए नए जोश में शायद अरुण जेटली थे उस वक्त इस चीज़ के इंचार्ज. उन्होंने इन सबको FCRA के नोटिस भेज दिए कि यू कैन नॉट, एज FCRA रिसिपिएंट्स, यू कैन नॉट टेक पार्ट इन दिस. मुझे भी आ गया और मैं तो डंडा लेके अरुण जेटली के पास पहुंच गई. एक तो हमने FCRA लिया नहीं, हम रिसिपिएंट नहीं है, और मैंने उसको बताया कि मैंने साइन नहीं किया, इन्होंने झूठ मूठ मेरा नाम ऊपर ही डाल दिया है, सो प्लीज़ विड्रॉ दिस. तो अरुण जेटली का ये कहना था, मधु जी आप बुरी संगत में रहेंगी तो फिर तो आप घुन की तरह, वो क्या बोलते हैं ना, पिसेंगी यार. तो एनीवे आई पुट माई प्रोटेस्ट इन राइटिंग. बट इंटरेस्टिंगली that very first meeting, the reason I refused to sign that ad is not only because it was full of lies, but also because the meeting itself was held in either UNIFEN or Ford Foundation office, यही बगल में. तो मुझे लगा कि ये क्यों वाजपेयी के खिलाफ एकदम उठ खड़े हुए, इनको क्या ऐसी मजबूरी, और वहाँ पे ये मीटिंग हो रही है. सो दैट इज अनदर थिंग दैट हैड मेड मी very alert about it. Now if you, उसके बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, पर मैं आपको ना इनके सुनाना चाहती हूँ कुछ एक कोटेशंस वाजपेयी के बारे में जो इन्होंने लिखा था. उसी वक्त शुरू हुआ वाजपेयी जी के काल के साथ साथ ही वर्ल्ड सोशल फोरम नाम की एक प्लेटफॉर्म खड़ी की गई थी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने. उसमें भी ये फाउंडेशंस का, रॉकफेलर, फोर्ड वगैरह वगैरह का बड़ा हाथ था. और सारे ग्लोबल NGOs को एंटी ग्लोबलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया गया. मेरे CSDS में भी सब इसके साथ हो लिए थे एक्टिविस्ट. हालांकि उस वक्त जो वाजपेयी जी ने ग्लोबलाइजेशन, या ग्लोबलाइजेशन तो नहीं कहेंगे, माइल्ड फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन का जो मुहिम शुरू की थी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को डिसमेंटल करने के लिए जो उन्होंने कुछ कदम उठाए थे, किस भद्दी तरह से उनको पेश किया गया, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ. अरुंधति रॉय की 2002 की स्पीच है ब्राज़ील में.
And I think again I'm the only one to have protested. ये मेरी किताब से मैं quote कर रही हूँ. India, the world's biggest democracy, is currently at the forefront of the corporate globalization project. Its market of 1 billion people is being priced open by the WTO. Corporatization and privatization are being welcomed by the government and the Indian elite. It's not a coincidence, now listen to this, that the Prime Minister, the Home Minister, the Disinvestment Minister, the men who signed the deal with Enron in India, the men who are selling the country's infrastructure to corporate multinationals, the men who want to privatize water, electricity, etc., are all members or admirers of the RSS, a right-wing, ultra-nationalist Hindu guild which has openly admired Hitler and his methods. The dismantling of democracy, जैसे अभी बोल रहे हैं ना, खतरे में, democracy खतरे में, ये वो, dismantling of democracy is proceeding with the speed and efficiency of a structural adjustment program. और फिर कि कैसे गरीब हो रहे हैं, suicides हो रही हैं, बहुत exaggerated उसका account. The two arms of the Indian government have evolved a perfect pincer action. While one arm is busy selling India off in chunks, the other, to divert attention, is orchestrating a howling, baying chorus of Hindu nationalism and religious fascism. Fascism शब्द की शुरुआत वाजपेयी जी से शुरू हो गई. It is conducting nuclear tests, rewriting history books, burning churches and demolishing mosques. एक बाबरी गिरी थी तब तक mosques. Censorship, surveillance, the suspension of civil liberties and human rights. कहाँ किसके human rights suspend हुए? Particularly with regard to religious minorities is becoming common practice now. ये इस तरह का हिस्टीरिया ब्राजील में अरुंधति रॉय और 10 गालियां वाजपेयी जी को सुबह से शाम दी जाती थी इसी किस्म से. और क्योंकि उस वक्त इनको एफसीआरए वालों को नोटिस गए थे तो इन्होंने इतना शोर मचा दिया. आई रियली विश उस वक्त वाजपेयी गवर्नमेंट हैड नॉट बॉल्ट, डर गए, विड्रॉ कर लिए. नहीं तो उसी वक्त डंडा चलाते कि एफसीआरए में रह के आप अगर इस तरह के पॉलिटिक्स खेलोगे तो आपके कानून के खिलाफ है. ये तो कानून बीजेपी ने नहीं बनाया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और इनके हिम्मत और हौसले बढ़ते गए जब तक कि फिर मोदी आए. तब तक तो इनकी स्किल्स परफेक्टली होन्ड थी और खून पी पी के इन्होंने दे वर फैटन्ड एंड मुंह पे वाकई खून लग चुका था इनके. तो उसके बाद अगर आप देखो फ्लोटिंग न्यू पार्टीज, पहले ये जो फॉरेन एजेंसीज, फंडिंग एजेंसीज ज्यादातर एनजीओज के माध्यम से पॉलिटिक्स और नैरेटिव कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम करती थी. एंड द एनजीओज वुड से वी आर नॉन पार्टी, नॉन गवर्नमेंट, नॉन दिस. हालांकि किसके इशारों पे नाच रहे थे, इट वॉज बाय देन वेरी क्लियर. फिर इनको जो एक नई सूझी, विच आई थिंक केजरीवाल वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. पहले केजरीवाल को परिवर्तन नाम की नौकरी कर रहा है इनकम टैक्स की, विच इन इटसेल्फ वाज इलीगल. ही सेट अप परिवर्तन, खूब पैसे लिए फूड फाउंडेशन से. और इनका स्टाइल ऑफ ऑपरेशन बहुत गजब है. डज एनीवन हियर नो कि केजरीवाल को जो मैक्सेस से अवार्ड मिला उसके साइटेशन में क्या लिखा है? डज एनीवन नो? इट्स वर्थ नोइंग. उसके साइटेशन में इतनी ग्रैंड अचीवमेंट है. परिवर्तन हैज फाइल्ड 2000 आरटीआई एप्लीकेशंस. वाह. अच्छा, आरटीआई एप्लीकेशन कूड़े में गई कि उसमें किसी ने बीड़ी सुलगा ली, क्या हुआ कोई पता नहीं. 2000 एप्लीकेशन फाइल कर दी. क्या जाता है उसमें? इतने पैसे दिए आपने 10-20 फ्लंकी लगा दिए, एप्लीकेशन फाइल करा दी तो मैक्सेस से मिल जाता है. अब मैक्सेस से मिल गया तो बहुत बड़ी हस्ती आप हो ही जाते हैं, जैसे कि इन्होंने औरों के साथ हाँ जी हाँ. और फिर उसके बाद they are ready to float the Aam Aadmi Party, which was very clear the purpose of it,
to stop the rise of BJP and Narendra Modi, कैसे वोट्स को डिवाइड किया जाए। तो ये जो प्रमोशन, मीडिया मैनेजमेंट, this is another thing I have seen from very close quarter, not just media management. बहुत से पत्रकार, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है या अरुणा रॉय का जो RTI मूवमेंट था, ये झुंड का झुंड पत्रकारों का इनका एम्बेडेड होता है और इनके हर छींक और कॉफ को, एक छोटी सी भी खांसी आती है इनको, तो इतना बड़ा बना के उसको पेश कर देना। एंड इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि जैसे ही यूपीए गया, इनकी सोशल मूवमेंट भी गायब हो गई, कोई हैसियत ही नहीं रही। और जैसे ही FCRA का थोड़ा डंडा कसा, हालांकि पूरा नहीं कसा गया, तो कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं। देखिए, एक और बहुत सिनिस्टर गेम खेली है इन्होंने कि जो कानून लाए गए, जैसे RTA का तो आप सब लोग जानते हैं, पर जेंडर जस्टिस के नाम पर चाहे 498A, एंटी डाउरी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, रेप लॉ, ये वो सब ऐसे हैं जो कि ड्रकोनियन है, टेररिस्ट लॉ से भी ज़्यादा ड्रकोनियन है, ड्यू प्रोसेस कुछ नहीं है और हमारे समाज को बिल्कुल tear asunder the social fabric, break down the family, tear asunder the social fabric. That's the work they're doing. And it's because जब तक परिवार स्ट्रांग है, समाज स्ट्रांग है, कन्वर्जन्स नहीं हो सकती। So we've handed over, जो भी समाज अपना सारा लेजिस्लेशन आउटसोर्स कर देता है विदेशी ताकतों को या उनके पेड हायरलिंग्स को, विच इज़ व्हाट दे आर, इज़ अ डेड समाज। और ये आज नहीं मैं कह रही, मैं शुरू से 30-35 साल से हर इन कानून का क्रिटिक लिखा है, हर कानून के इम्प्लिकेशंस लिखे हैं और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। परंतु बीजेपी वाले भी, अगर उनके पास भी हम गए कि भारतीय संस्कृति के ठेकेदारों, प्लीज देखो किस तरह हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है, बट इफ यू सी their positions on women's rights issues, on Dalit rights, on this जो भी है, were no different from that of CPM. They supported them blindly. They supported these NGOs blindly in whatever law that was brought forth by them, each one worse than the other. Now, we had, when Modi came to power, तो मोदी जी आए तो हमने एक पिटिशन दी, कई लोगों ने साइन करके, एमिनेंट सिटीजन्स ने, पर अखबार वाले तो एमिनेंट उस बाजू के लोगों को ही मानते हैं। और हमने कहा कि आप ये जो हलाल भी नहीं कर रहे मोदी जी, ना झटका ना हलाल, ऐसे सुई चुप होते हैं कि आप एक झटके में कहो फॉरेन फंडिंग एनजीओज की नहीं चाहिए। आज हिंदुस्तान अपने बलबूते पर अपनी समस्याओं को सुलझाने की औकात रखता है, हमें नहीं चाहिए भीख के पैसे, और ये स्वाभिमान का सवाल है। और इसलिए आपको एक एक के साथ लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। ग्रीन पीस को अटैक किया, वो कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया है, आपको जूते पड़ गए हाई कोर्ट से कि आप इंटॉलरेंट होते जा रहे हो। सो यू शुड डू दैट। इंस्टेड इन्होंने कम तो किया है, बट the amount of funding really has not reduced, and let me tell you, for example, in 2011-12, some 22,702 NGOs reportedly received rupees 11,546 crores as foreign contributions. ठीक है? और अब का फिगर क्या आता है इतना शोर शराबे के बाद? Over 50,000 crore was received as foreign contributions by various NGOs and associations in India over a period of 3 years from 2015-16 to 2018. तो हर साल अभी जैसे 17-18 में ही 16,894 करोड़ आया है, तो ये 11,000 से तो ज़्यादा ही है, करोड़ था, तो कम नहीं हुआ। और उसके अलावा जो बीजेपी ने, मुझे लगता है, अपना पोजीशन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, एंड आई विल क्लोज दिस विद दिस फाइनल कमेंट दैट
इस बीच में फॉरेन फंडिंग बैन करने के बजाय आप एनआरआईज को दे दीजिए इजाज़त कि हिंदुस्तान में अच्छा काम करना है, आप सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वेबसाइट पे सारा रिसीविंग ऑर्गेनाइजेशन पुट्स द एंटायर अकाउंट ऑन द वेबसाइट, कहाँ से कितना पैसा आया और उसका क्या इस्तेमाल हुआ। इंस्टेड 2 नए अमेंडमेंट्स लाए गए एफसीआरए में। Through Finance Bill 2016, the BJP government amended the FCRA to make it easier for political parties to accept foreign funds. Or on March 14, 2018, the Foreign Contribution Regulation Act 2010 that had banned overseas corporations from funding political parties in India was amended further to do away with the scope for scrutiny of political parties funding since 1976. यानी कांग्रेस के ज़माने में भी कानून था कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं फॉरेन फंड रिसीव कर सकती और एनजीओ भी फॉरेन फंड के साथ पॉलिटिक्स में नहीं घुस सकते। इन्होंने तो कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज रिसीव भी कर सकती हैं और जवाबदेही भी कोई नहीं, हिसाब देने भी की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो इतना अपने हाथों को कमज़ोर कर लिया in dealing with the menace of foreign funded NGOs and organizations। और इस बीच में पहले as I said from Soviet to with Western, अब तो दूसरे बाजू से भी बहुत भयंकर किस्म के पैसे आ रहे हैं, बहुत सा हवाला में भी आ रहा है। चलो हवाला तो नहीं रोक सकते, बट किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है हमारे जर्नलिस्ट को विदेशों में ले जाके, उनकी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में पिक्चर्स होती हैं, सब सारे इन सब के चिट्ठे पत्र रहते हैं इन फॉरेन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के पास, ताकि कुछ भी हो जाए वो लाइन और एजेंडा वही चलाते रहें जो कि उस वक्त उन एजेंसीज को ज़रूरत है। और बीजेपी के साथ जो खास द्वेष की, ये मोदी जी ये समझ लें, मैं इस पे बहुत बड़ा आर्टिकल लिख चुकी हूँ वैसे स्वराज्य पे, दिस माय लास्ट सेंटेंस, कि अगर मोदी जी सोचते हैं कि सोने से भी तोल देंगे या इनकी सड़कों पे सोना भी बिछा देंगे तो ये तथाकथित माइनॉरिटीज़ खुश हो जाएंगी, तो इस गलत फहमी में न रहें, क्योंकि उनका एजेंडा एक ही है। एक तरफ गज़वाए हिंद यानी पूरे भारत को कन्वर्ट करना इस्लामिक निज़ाम मुस्तफ़ा, और दूसरी तरफ जोशुआ प्रोजेक्ट जो खुलेआम कह चुका है हमने हार्वेस्टिंग सोल्स करने हैं, 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ हार्वेस्टिंग हिंदू सोल्स फ्रॉम इंडिया। थैंक यू। My question is like, how does all this ecosystem works? What are the challenges that are there that we cannot prosecute a person whom we are accusing? So this देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो अमेरिका या यूरोप या अपनी फंडिंग एजेंसीज के प्रति उनकी बहुत विजिलेंस रहती है, उनको उनके ऊपर आंच नहीं आने देते। आप अगर जैसे फोर्ड फाउंडेशन को बाहर निकालने का तय हो गया था, फिर वापस लेना पड़ा वो, और उसके पीछे क्या गेम चली, दैट इज रियली इन इटसेल्फ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अमेरिका विल आर्म ट्विस्ट यू इफ यू डेयर टच एनी ऑफ देयर पीपल, इवन देयर पेड हायरलिंग्स। अब टीस्टा को ही छू के देखो तो वो बवाल मचा देते हैं, इंटरनेशनल बवाल मचा देते हैं, और फोर्ड फाउंडेशन को बाहर निकालो तब तो क्या क्या करेंगे। सो यू रियली हैव टू बी लाइक चाइना। चाइना को आर्म ट्विस्ट करने की हिम्मत नहीं है अमेरिका की, यानी आपको उनके बगैर, and I am all for close relations with America. I want to make it clear. I don't want a closed door economy. I don't want a phobic nationalism. हमारे दरवाजे खुले होने चाहिए, परंतु पपेट बन के ना जिए बस। My question is actually, how did you manage to keep Manushi alive, to manage your independence during all those years of Congress rule? How did you? See, Congress, to give them due credit, they respect people who do honest work. And I survived because I never went to ask them for any favor. Many of them were good friends of mine. And now, of course, मेरी हिम्मत नहीं है उनको नमस्ते भी करने की. But still, गाली नहीं देंगे वो generation के. There's something about Congress where it likes to, they would have loved to include me in among their darbaris.
I didn't become that. I didn't ask for any favors. And they do have this much good sense that they'll respect you for if you're doing good work. But जब से उनका बड़ा सिंपल है, हमें गाली दे दो पर बीजेपी के साथ मत खड़े हो. और जब मैंने मोदी के लिए वो किताब लिख ली, हालांकि मैं मोदी से कभी मिली नहीं थी जब मैंने वो काम शुरू किया, कभी बीजेपी के ऑफिस में घुसी नहीं थी, आज भी नहीं घुसी हूँ, परंतु फिर तो I became I came to be perceived as an enemy. So long as I was criticizing them, बहुत मैंने उन पे बहुत तीखा क्रिटिसिज्म हर इशू पे किया है, दंगों के सवाल पे, इसके उसके सब पे, फार्म पॉलिसी पे, इकोनॉमी पे, सब पे, परंतु वो सब मान्य है, ये नहीं. इस तरफ आप थोड़ी भी बचाव में आ जाओ, इनको गाली देते रहो तो आपको सर आंखों पर, तो वो नहीं बनना पड़े. बट यू सी द पॉइंट इज, if you look at my trajectory, it's because I kept the space independent. फटीचर हाल में भी अब काम सारा पैसे के बजाय अपने खून पसीने की मेहनत से किया ना. जो मेरी स्टडी मैं अपनी खून पसीने की मेहनत से करती थी, वो फेमिनिस्ट उसको प्लेजराइज करके $50,000 का ग्रांट लेके उसको प्लेजराइज वर्जन कर देती थी. पर ये जो जगह बनी, ये कोई छीन नहीं सकता क्योंकि किसी ने दी नहीं है. कोई कुर्सी बैठी नहीं, मैं किसी की कुर्सी पर बैठी नहीं, तो कुर्सी हटाएगा क्या. इसी किस्म से विमेंस रिजर्वेशन बिल बनाने के लिए कितने करोड़ों रुपया यूनिफॉर्म ये वो ने दिया. मैंने उसका ऑल्टरनेटिव विमेंस रिजर्वेशन बिल बनाया क्योंकि इनका बड़ा नालायक था, बिना एक पैसा खर्चे, और उसकी जो कैंपेन भी बिना पैसे की. लोगों को कहा जिसने भी हमें बुलाना है प्लीज़ बुला लो, आई वांट टू स्पीक ऑन द ऑल्टरनेटिव. तब तक बीजेपी का ठप्पा नहीं था तो बहुतों ने बुला लिया. सो हमारा बिल इलेक्शन कमीशन ने भी माना कि बेहतर है, अडॉप्ट भी किया. बहुत से कांग्रेसियों ने माना कि मानुषी का बिल बेहतर है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए. रिक्शा लॉ बनाया, स्ट्रीट वेंडर लॉ बनाया, कितने कानून, उनका क्रिटिक एंड सोल्यूशन सब किया, एक पैसा नहीं लिया किसी से. इनसे तो 2 लाइनें नहीं लिखी जाती जब तक इनके अक्षरों को सोने से तोला ना जाए. ये है. तो इनकी जब पैसे बंद करोगे, इनकी हैसियत बंद. और क्योंकि बिना पैसे के काम करना सीखा हमने, तो इसलिए कोई बंद नहीं कर सकता. यस. ये आपने जो है कई बार फोर्ड फाउंडेशन का नाम दिया है, उसमें और भी कॉर्पोरेट. रॉकफेलर इज एन इंडिपेंडेंट फाउंडेशन. जैसे सिमिलर, या रॉकफेलर ही वाज, जर्मन फाउंडेशंस हैं, फ्रांस की हैं, ऑस्ट्रेलिया की. हाँ. My really question is, have you done that? Who is behind all of them, organizationally, structurally? You see, I'm a strategic thinker. I don't fight on regular basis, and I'm not active. Okay, let me tell you complete background. But I know what the sources are, strategically, that what the problem is, and so on. And I got frustrated and left, and now I'm trying to come back. That is my background. But so my question is, have somebody looked at that? Who is behind that? What is really driving it? Driving what? Driving their NGOs and that mindset. See, firstly, opening up India for conversions. और इसमें सब इकट्ठे हैं, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं है. और इसीलिए कन्वर्शंस के खिलाफ जब हिंदुस्तान में बीजेपी के साथ जो नफरत है, वो यही है. मोदी जी भले ही नरम पड़ जाएं, परंतु जो बीजेपी का बेस है, पॉलिटिकल बेस है, वो कन्वर्जन्स के मामले में कट्टर है, इसलिए वो नहीं झेल सकते. दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वाई तीसरा को, या जो आप वो पढ़ेंगे ना, मेरा स्वराज्य में बहुत लंबा आर्टिकल है, व्हाई दे हेट मोदी सो मच. कन्वर्जन माफिया कैसे मोदी को टारगेट किया है या बीजेपी को करता है. सो दैट्स अ वेरी बिग इशू फॉर बोथ Muslims as well as for Christians. Okay, my question has to do with, you have to go to the source of the problem, root of the problem, if you want to really solve the problem. Okay, ये जो आप बता रहे हैं, ये this comes into how to do something at a source of problem. At a tactical.
Okay, please. हाँ जी, please, सुन please, लेते हैं, please. बिल्कुल सुनते हैं. Okay. My definition of religions is different. I don't want to go into that because I'm not a speaker. My question is, again, ये religions हैं जैसे, so it is not only Christianity, it is also Islam. Yeah, Islam and Christianity are also fighting each other. Okay. In India, they're hands in glove together. India is the only place in the world where they are together. No, they Yes. are actually same around the world. Okay. No, not everywhere else. Thank you.